हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा केस डिस्कस करने वाला हूं। आपने आर्बिट्रेशन में बहुत सारे केसेस सुने होंगे, आपने फेमा के भी बहुत सारे केसेस सुने होंगे, लेकिन आर्बिट्रेशन एंड फेमा दोनों को मिलाकर एक नया केस मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इस केस का नाम है टाटा डोकोमो डिस्प्यूट। राइट, बिल्कुल सही सुना आपने। टाटा डोकोमो जिसका जॉइंट वेंचर इंडिया में काम कर रहा था, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रीसेंट सामने आई थी, और वो कंट्रोवर्सी किस बारे में थी ये मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। तो केस स्टार्ट करते हैं। केस स्टार्ट होता है 2009 से। 2009 में डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज में, राइट, टाटा टेली सर्विसेज में 26.5% का स्टेक एक्वायर किया था। टाटा टेली सर्विसेज में 26.5% का स्टेक एक्वायर किया था एंड दैट इन्वेस्टमेंट वाज अराउंड 2.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। सो इतना इन्वेस्टमेंट डोकोमो ने टाटा टेली सर्विसेज में किया था। लेकिन डोकोमो की एक कंडीशन थी, और कंडीशन ये थी कि अगर नेक्स्ट 5 इयर्स में डोकोमो इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकलती है तो टाटा ग्रुप वो जो स्टेक डोकोमो ने एक्वायर किया है, टाटा ग्रुप या तो उसे वापस खरीद लेगा 50% प्राइस पे, यानी कि 50% पैसा कौन वापस रीपे करेगा, टाटा ग्रुप पे करेगा, या फिर वो उस स्टेक को किसी और को सेल करवा देगा। तो टाटा ग्रुप के पास में दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1 कि वो डोकोमो के स्टेक के लिए किसी बायर को लेकर आए, या फिर जो डोकोमो ने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 50% वापस परचेज कर लेगा कौन, टाटा ग्रुप। और टाटा ग्रुप को इसके अंडर उसे 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना वापस पड़ेगा। अपना जो स्टेक उन्होंने सेल किया है वो उसे वापस खरीदना पड़ेगा अगर 5 साल में डोकोमो इस एग्रीमेंट से बाहर निकलती है तो। अब देखिए क्या हुआ। इन 2014 डोकोमो ने इंडिया से बाहर निकलने के लिए टाटा को एक प्रपोजल दिया। डोकोमो ने प्रपोजल दिया कि उन्हें इस जॉइंट वेंचर से बाहर निकलना है। जब उन्होंने एग्जिट का प्रपोजल दिया टाटा टेली सर्विसेज को, टाटा ग्रुप को, राइट, सो टाटा सन्स में जब वो पूरा का पूरा प्रपोजल गया, और प्रपोजल किसका था, एग्जिट प्रपोजल था। जब एग्जिट प्रपोजल गया तब टाटा ग्रुप ने पैसा देने से मना कर दिया, दे रिफ्यूज्ड। और पता रीजन क्या था? उसका रीजन था कि इंडिया में एक लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट टाटा को ऐसा परमिट ही नहीं कर रहा था। टाटा ग्रुप का प्लान था कि वो जो शेयर्स खरीद लेंगे वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे शेयर्स खरीदेंगे। डोकोमो टाटा दोनों में शेयर्स का एक प्राइस डिसाइड हुआ था 5 साल पहले, लेकिन जब बारी आई एग्जिट करने की तब टाटा ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे इंडिया का जो लॉ है फेमा उसका वॉयलेशन होगा। फेमा हमें प्री डिटरमाइंड पे शेयर्स परचेज करने की परमिशन ही नहीं दे रहा। जब बात आगे बढ़ी तब टाटा ग्रुप ने आरबीआई को कहा कि फेमा में इसका कोई एक्सेप्शन क्रिएट नहीं हो सकता कि हम डोकोमो से उनका 50% स्टेक वापस खरीद ले। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए टाटा ने रिक्वेस्ट दी, किसको, आरबीआई को रिक्वेस्ट दी। आरबीआई को जब रिक्वेस्ट दी गई तो आरबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पूछा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आरबीआई को अप्रूवल नहीं मिला और अप्रूवल टाटा को भी नहीं मिला। तो टाटा ने वो 50% जो उसे परचेज करना था वो खरीदने से मना कर दिया। 1.2 बिलियन यूएस डॉलर जो टाटा को पे करने थे, टाटा ने पे करने से मना कर दिया। जब टाटा ने मना किया तब डोकोमो टाटा के अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गई। यस, आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में गई, और यूके की आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में डोकोमो ने टाटा के ऊपर केस फाइल कर दिया। सो अब उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आई? थर्ड स्टेज आई, डोकोमो ने अप्रोच किया आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल को, राइट। सो आर्बिट्रेशन में
आर्बिट्रेशन में चली गई डोकोमो। आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल में, यूके की आर्बिट्रेशन में डोकोमो ने केस फाइल किया और फिर ट्राइब्यूनल ने एक एक्स पार्टी वर्डिक्ट दिया। अच्छा, ये एक्स पार्टी अवार्ड क्या होता है? एक्स पार्टी अवार्ड वो अवार्ड होता है जिसमें कि जिस पार्टी ने केस फाइल किया है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन जिसके अगेंस्ट में केस फाइल किया है वो अगर उस ट्राइब्यूनल में, उस कोर्ट में ना आए तो वन साइडेड जो फैसला आता है उसे बोलते हैं एक्स पार्टी। सो उसके बाद ट्राइब्यूनल ने जजमेंट दिया, ट्राइब्यूनल का जो वर्डिक्ट आया दैट वाज इन फेवर ऑफ डोकोमो, और उन्होंने टाटा को समवेयर अराउंड 7,900 करोड़ पे करने का ऑर्डर दिया। सो यूके की जो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल थी उन्होंने टाटा को बोला कि आपको 7,900 करोड़ रुपीस की पेमेंट करनी है। और आप जानते हैं इसी केस में टाटा की जो एसेट्स है, जो यूके में जो उनके प्लांट है, जो उनका स्टील प्लांट है एंड इनफैक्ट जगुआर, उसे भी सीज करने की एप्लीकेशन चली गई थी कोर्ट के पास कि यूके में जितनी भी प्रॉपर्टी है टाटा की उसे सीज कर लिया जाए, और सीज करके टाटा की प्रॉपर्टी को सीज करके सारा का सारा अमाउंट रिकवर कर लिया जाए। तो 7,900 करोड़ रुपीस टाटा को इस केस में पे करने थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये मैटर पहुंचा, डोकोमो इस मैटर को लेकर आ गई। डोकोमो इस मैटर को, यानी कि इस अवार्ड को एनफोर्स करवाने के लिए डोकोमो ने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को, राइट? दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया, और दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करके यह कहा कि किसी भी तरीके से इस अवार्ड को एनफोर्स करवाया जाए। सो ये केस बेसिकली 3 कंट्रीज में चला। यस, 3 कंट्रीज में, यूके में, इंडिया में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, और इसके साथ साथ यूएस की कोर्ट में भी डोकोमो ने टाटा के अगेंस्ट में केस फाइल किया। ट्राइब्यूनल में भी केस गया, और ये केस किस बारे में था? दिस केस वाज ऑल अबाउट कि टाटा वापस स्टेक खरीद लेगी। टाटा ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी कहा कि हम स्टेक खरीदने के लिए रेडी हैं, जो हमने अपना कमिटमेंट किया था कि अगर 5 साल में डोकोमो इंडिया से बाहर गई तो हम 50% जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो हम वापस खरीद लेंगे, बट द प्रॉब्लम इज विद इंडियन लॉ। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस इशू किया और आरबीआई से इंटरवेंशन करने को कहा। और उसके बाद इस साल मार्च में जब सारस मिस्त्री को टाटा से हटाया गया, उसके बाद रतन टाटा ने इस मामले में इंटरफेयर किया। जब रतन टाटा ने इस मामले में इंटरफेयर किया और डोकोमो से फ्रीक्वेंट मीटिंग्स हुई, और फ्रीक्वेंट मीटिंग्स करने के बाद दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि म्यूचुअली इस मैटर को रिजॉल्व कर देंगे। और टाटा ने भी प्लान कर लिया कि जितना उनका कमिटमेंट था वो अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे, और जो प्राइस डिसाइड किया जाएगा अब वो प्राइस वो डोकोमो को पे करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ गई, आरबीआई इज नॉट विलिंग टू अलाउ दिस म्यूचुअल एग्रीमेंट। आरबीआई इस एग्रीमेंट को परमिट ही नहीं कर रहा, तो मामला अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट में है। और ये पूरा का पूरा मैटर इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें फेमा के बारे में बात की गई है और इसमें आर्बिट्रेशन के बारे में बात की गई है। जब आप अपनी बुक्स में फेमा पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन पढ़ते हैं, तो उसको आप बहुत ही थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ते हैं और उसका कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके माइंड में नहीं होता। तो वही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए ये केस स्टडी मैंने डिस्कस करी। फेमा पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप इस केस से समझ जाएंगे। अगर टाटा और डोकोमो की लीगल टीम्स अगर उस लीगल प्रोविजन को इग्नोर नहीं करती, अगर वो पहले ही उसे कंसीडर कर लेते, तो शायद इतना बड़ा केस नहीं होता। और इंटरनेशनली इतनी सारी ट्राइब्यूनल्स में, इतनी कोर्ट्स, दिल्ली हाई कोर्ट्स में, इंटरनेशनली यूके एंड यूएस की ट्राइब्यूनल में और दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस नहीं जाता। अभी भी ये केस पेंडिंग है और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस केस के वर्डिक्ट का वेट बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, क्योंकि इस केस का इंपैक्ट उन कंपनीज का जो केस का वर्डिक्ट आएगा उसके ऊपर भी पड़ सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैकडॉनल्ड्स का भी एक आर्बिट्रेशन का केस इंडिया में चल रहा है। मैकडॉनल्ड्स का क्या आर्बिट्रेशन का केस है? मैकडॉनल्ड्स का जो आर्बिट्रेशन का केस है दैट इज ऑल अबाउट जो मैकडॉनल्ड्स की जो इंडिया फ्रेंचाइजी है, मैकडॉनल्ड्स और मैकडॉनल्ड्स की जो इंडियन फ्रेंचाइजी ओनर है उसके बीच में एक आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है। इसके अलावा रेनबेक्सी का भी आर्बिट्रेशन में केस चल रहा है।
तो इन केसेस का जो वर्डिक्ट आएगा, फैसला आएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है कि टाटा डोकोमो केस का क्या फैसला आएगा। राइट, तो फैसला अभी तक नहीं आया है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और जानने की कोशिश करते रहिए, जानने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या फैसला आता है। मैं भी आपकी तरह वेट कर रहा हूं कि अल्टीमेट क्या वर्डिक्ट आएगा, आरबीआई लास्ट में क्या बोलता है और कितना पैसा अल्टीमेटली टाटा को पे करना पड़ेगा डोकोमो को। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।